हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है सॉइल फॉर्मेशन। तो आज के इस वीडियो के दौरान हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि सॉइल फॉर्मेशन होता क्या है, और साथ में हम वैसे तो सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है आप समझ रहे हैं कि भाई मिट्टी का बनना सॉइल फॉर्मेशन होगा। तो ये जो सॉइल फॉर्मेशन है इसके अंदर कौन से अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, कि अलग अलग कौन से मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं कि सॉइल फॉर्मेट होती है ना। तो मेन 5 हम देखते हैं फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है पेरेंट मटेरियल, है ना, जो मैंने यहाँ लिखा है पेरेंट मटेरियल। दूसरा जो फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है क्लाइमेट। तीसरा होता है बायोस्फीयर या हम ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ वर्ड यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिजम्स। चौथा हम देखते हैं रिलीफ, और पांचवा फैक्टर होता है टाइम या जिसे हम एज भी कह देते हैं। तो ये जो 5 मेन फैक्टर्स हैं ये मिलकर हम देखते हैं क्या करते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स के बारे में हमें बात करनी है। तो आज के इस वीडियो के दौरान सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन के बारे में। इन 5 में हम देख रहे हैं ये जो 5 मेन फैक्टर्स हैं, इनमें से सबसे जो पहला फैक्टर है पेरेंट मटेरियल। तो मेरी कोशिश है कि आज के इस वीडियो के दौरान हम पेरेंट मटेरियल के बारे में अच्छे से बात करें, है ना, और साथ में हम क्लासिफिकेशंस भी देखें सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स का। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स को एक्टिव फैक्टर्स और साथ में पैसिव फैक्टर्स के अंदर बांट दिया जाता है। क्या होते हैं एक्टिव फैक्टर्स, क्या होते हैं पैसिव फैक्टर्स, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ में पेरेंट मटेरियल के ऊपर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे कि पेरेंट मटेरियल क्या है, उसके क्या अलग अलग टाइप्स हैं, है ना, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आने वाली जो वीडियोस हैं, यानी इस वीडियो का अगला वीडियो जो होगा उसके अंदर हम क्लाइमेट, बायोस्फीयर, रिलीफ और टाइम इनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। और उसके भी आगे जो वीडियोस होंगे उसके अंदर हम सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस का क्या मतलब हो गया कि अलग अलग काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं, हम देखते हैं लगभग 12 से 15 तक हम देखते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग प्रोसेस हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। तो उनके बारे में डिटेल्स के अंदर हम आने वाले वीडियोज़ के अंदर बात करने वाले हैं। ओके, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से जो पहले की वीडियोज़ हैं उसके अंदर हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, है ना, और साथ में हम देखते हैं अलग अलग जो मिनरल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है, रॉक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, और साथ में सॉइल के अलग अलग कौन से कॉन्सेप्ट हैं, एडेफोलॉजी कॉन्सेप्ट, और साथ में हम देखा था पेडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन होता क्या है। आपके दिमाग में आ रहा हो कि भाई क्या होता है सॉइल फॉर्मेशन, कि हम भी जानते हैं कि रॉक्स जो हैं वो टूट कर क्या बनाती है, मिट्टी बनाती है, यानी सॉइल बनाती है। तो हम देखते हैं रॉक्स जो होती है उनकी वीदरिंग होती है। वीदरिंग क्या होती है, कि क्या टाइप्स होते हैं, क्या अलग अलग प्रोसेस उसके अंदर इंपॉर्टेंट थे, वो पिछले वीडियोस में हम अच्छे से बात कर चुके हैं। लेकिन जब वो वीदरिंग होती है तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, तो हम देखते हैं उससे पेरेंट मटेरियल बनता है। पेरेंट मटेरियल, इस पेरेंट मटेरियल के ऊपर काफ़ी सारे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस काम करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि ये जो पेरेंट मटेरियल है वो सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कब हम किसी पेरेंट मटेरियल को सॉइल कंसिडर करते हैं, हम तब उसे सॉइल कंसिडर कर देते हैं जब उसके अंदर अलग अलग तरह के हॉरिजन्स क्रिएट हो जाते हैं। हॉरिजन या हम कहते हैं लेयर्स क्रिएट हो जाती हैं, सॉइल की प्रोफाइल बनना शुरू हो जाती है, तब उसे हम कहीं ना कहीं सॉइल कंसिडर करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सॉइल फॉर्मेशन 2 स्टेप वाला प्रोसेस है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर वीदरिंग होती है और सेकंड स्टेप के अंदर सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के थ्रू पेरेंट मटेरियल चेंज हो जाता है सॉइल के अंदर। आपको बात समझ आ गई। अब सॉइल फॉर्मेशन तो आपको समझ आ गया। अब इसके अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो दिए किसने थे, वो नाम आपको हमेशा याद ही होगा। आई थिंक जेनी ने अलग अलग तरह के फैक्टर्स बताए। जेनी से पहले भी हम देखते हैं डोकोचाइव ने 3 मेन फैक्टर्स दिए थे। तो उसमें मेन 3 जो फैक्टर्स थे वो थे, हम देखते हैं क्लाइमेट, और साथ में ऑर्गेनिजम्स, और साथ में पेरेंट मटेरियल। तो कहने का मतलब ये हुआ गया कि बाद में जेनी ने 2 और एडिशनल हम देखते हैं फैक्टर्स को उसमें इंक्लूड किया। आपको मेरी बात समझ आई। मैंने कहा कि डोकोचाइव ने सबसे पहले हम देखते हैं सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स के बारे में बताया था,
तभी तो शायद उन्हें हम फादर ऑफ पीडोलॉजी कह देते हैं। अब क्योंकि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं एक तरह से पीडोलॉजी ही है ना, सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल का क्लासिफिकेशन, ये सब हम पीडोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि डोकोचाइल में सबसे पहले कहा था कि क्लाइमेट, ऑर्गेनिजम्स, और साथ में जो मेन हम देख रहे हैं पेरेंट मटेरियल ये है, ये जो 3 फैक्टर्स हैं मेन काम करते हैं किसके ऊपर, सॉइल रॉक्स के ऊपर या पेरेंट मटेरियल के ऊपर, जिससे कि वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैनी ने कहा कि नहीं, उसके अंदर 2 और भी मेन फैक्टर्स हैं। तो कौन से 2 फैक्टर्स ऐड कर दिए गए, तो आप याद रखेंगे वो है रिलीफ और हम देख रहे हैं टाइम, है ना। रिलीफ और टाइम का क्या मतलब हो गया, रिलीफ वैसे हम देखते हैं कि स्लोप जब किसी जगह की होती है, स्लोप या उसका एलिवेशन जो होता है ना, स्लोप और एलिवेशन के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं रिलीफ, है ना। वो रिलीफ मिल गया वाला रिलीफ नहीं, रिलीफ इन द सेंस वो किसी, अगर हम देख रहे हैं स्लोप की अगर हाइट या कह सकते हैं हम एलिवेशन को बताना है तो उसके लिए रिलीफ वर्ड यूज़ करते हैं। साथ में टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब होता है सरफेस की पर्टिकुलर क्या कंडीशन है ना। तो टोपोग्राफी और रिलीफ साथ में ही एक तरह का फैक्टर माना जाता है। ओके, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैनी ने मेन 5 फैक्टर्स बताए, कौन कौन से, उसे इक्वेशन के रूप में फॉर्मेट किया। सॉइल फॉर्मिंग इक्वेशन हो गई एक तरह से सॉइल फॉर्मेशन की। तो ये सॉइल फॉर्मेशन की इक्वेशन इस तरह से है कि S = FClOrPt, क्लोरपिट करके भी लोग इसको याद करते हैं, याद करने का तरीका है। क्लोरपिट मतलब क्या हो गया, ClOrPt, इसका मतलब ये हो गया कि S फॉर सॉइल प्रॉपर्टीज, यानी सॉइल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, सॉइल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि हम देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर या pH, है ना, अलग अलग सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो जो सॉइल की प्रॉपर्टी है वो F का मतलब आर डिपेंडेंट ऑन, F का क्या मतलब है, F का मतलब है फंक्शन ऑफ या डिपेंडेंट ऑन। तो सॉइल प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, डिपेंडेंट ऑन दीज फैक्टर्स। ओके, तो कहने का मतलब ये हो गया कि सॉइल प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, इस ऑर्गेनिज्म को मैंने आपको पिछली साइड में बायोस्फीयर के नाम से भी बताया था। तो ये इक्वेशन ClBrPt भी अगर आपके पास आए तो आप उसे सही कंसिडर करेंगे। तो मैंने कहा कि इस O फॉर, या हम कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म या बायोस्फीयर, R है वो रिलीफ के बारे में भी बात करी हमने, या टोपोग्राफी, और T फॉर टाइम या एज मतलब रॉक्स की कितनी एज हो गई या फिर कितने वक्त लगा उसे बनने में सॉइल को, है ना। तो वो सब, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो मेन हम देखते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अब इन सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस को जेफे ने, है ना, या जॉफे ने, हम देखते हैं कि 2 तरह से क्लासीफाई कर दिया। कुछ फैक्टर्स को उसने कहा कि एक्टिव फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स जो हैं वो पैसिव फैक्टर्स हैं। तो क्या हैं एक्टिव फैक्टर्स और पैसिव फैक्टर, उनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स को 2 तरह से बांटा गया। किसने बांटा, तो हम देख रहे हैं जॉफे ने 1941 के अंदर, 1941 के अंदर तो हमने देखा था जेनी ने अपना मतलब एक तरह से 5 फैक्टर्स के बारे में बताया। अब ये जॉफे ने उसे क्लासीफाई भी कर दिया, मतलब डिवाइडेड फैक्टर्स इनटू 2 ग्रुप्स दैट आर एक्टिव फैक्टर्स एंड पैसिव फैक्टर्स। एक्टिव फैक्टर से पहले हम पढ़ते हैं पैसिव फैक्टर्स को, है ना। वैसे एक्टिव पैसिव फैक्टर जब भी आपने कहीं साइंस में पढ़े होंगे तब आपने देखा होगा कि भाई जब कोई चीज़ बिना एनर्जी के हो रही होती है तब उसे हम पैसिव बोल देते हैं, और एनर्जी के साथ हो रही है तो ऑफकोर्स उसे एक्टिव बोल देते हैं ना। तो वैसे यहाँ कहा है कि जो पैसिव क्या है फैक्टर्स, तो हम देख रहे हैं जो फैक्टर्स एनर्जी नहीं देते, या हम देख सकते हैं सोर्स ऑफ सॉइल फॉर्मिंग मास, जो सॉइल बनेगी किससे या जिस मास के ऊपर सॉइल बनेगी, यानी हमने बात करी थी पेरेंट मटेरियल की, है ना। तो पेरेंट मटेरियल, रिलीफ और साथ में टाइम, पेरेंट मटेरियल, रिलीफ और टाइम, ये जो है वो कहीं ना कहीं कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड करा रहे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं सॉइल के लिए, है ना। तो इन्हें जो एनर्जी नहीं प्रोवाइड करा रहे उसे हम पैसिव फैक्टर्स कहते हैं, जबकि जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, जैसे उन्हें हम ऑफकोर्स एक्टिव फैक्टर्स कह देते हैं। तो एजेंट्स विच सप्लाई एनर्जी टू एक्ट्स ऑन पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल पे एक्ट करने के लिए एनर्जी कौन देगा, तो वो हम देख रहे हैं या तो क्लाइमेट या हम देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स या बायोस्फीयर, आपको समझ आएगी ये बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशंस के लिए, आप अच्छे से याद रखें कि एक्टिव कौन से हैं, क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म, और पैसिव कौन से हैं, तो आरपीटी, यानी हम देखते हैं रिलीफ, पेरेंट मटेरियल और टाइम। याद रहेगा आपको, ये रहना भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब इन्हीं 5 फैक्टर्स को कंक्लूड करते हुए एक सॉइल की डेफिनेशन बन सकती है। सॉइल की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि सॉइल इज़ अ डायनामिक नेचुरल बॉडी, चलती फिरती नेचुरल बॉडी है, हैविंग, चलती फिरती इन द सेंस जो ट्रांसपोर्ट हो जाती है और उसके अंदर एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं काफ़ी सारी, है ना। तो
सॉइल इज अ डायनेमिक नेचुरल बॉडी हैविंग प्रॉपर्टीज derived from the combined effect of climate and biological activities, है ना. सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो जिसके अंदर काफ़ी सारी सॉइल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिराइव हुई हैं किसके इफेक्ट से, तो हम देख रहे हैं क्लाइमेट और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के इफेक्ट से. क्लाइमेट एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म था ना, तो वही बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ मॉडिफाइड बाय टोपोग्राफी, जो मॉडिफाइड हो जाती हैं टोपोग्राफी या रिलीफ की वजह से, है ना. ये प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई हो जाती हैं ऑन पेरेंट मटेरियल, है ना. यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिंग ऑन पेरेंट मटेरियल. ये सब काम हो किस पे रहा है, पेरेंट मटेरियल पर, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे सालों तक, है ना. आपने पता भी होगा आपको कि 1 इंच हम देख रहे हैं सिर्फ सॉइल को बनने में लगभग 800 तक साल लग जाते हैं, तो मतलब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम देखते हैं उसकी ज़रूरत होती है. तो ये एक सॉइल की डेफिनेशन थी. अगर आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एग्जामिनेशंस में हम एक ऑब्जेक्टिव के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ना. बाकी इसको मैं यहाँ मेंशन करने का रीज़न यही था कि देखो सारी फैक्टर्स जो हैं मिलकर किसी पेरेंट मटेरियल पे काम करते हैं, तब वो सारे क्या बना लेते हैं, अल्टीमेटली सॉइल बना देते हैं. ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब हम पेरेंट मटेरियल के बारे में अच्छे से बात करेंगे. पेरेंट मटेरियल क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं. ओके, तो चलिए सबसे पहले फैक्टर के बारे में अभी बात कर लेते हैं जो कि है पेरेंट मटेरियल. पेरेंट मटेरियल क्या होता है, वैसे आप जानते हैं पेरेंट मतलब माँ बाप, है ना. तो वैसे जिससे ये बन रही है सॉइल, तो उसे हम पेरेंट मटेरियल कह रहे हैं ना एक तरह से. इतना तो समझते ही हैं आप, है ना. तो बेवजह मैंने एक्सप्लेन कर दिया. तो पेरेंट मटेरियल जो है इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये है कंसोलिडेटेड एंड मोर एंड लेस केमिकली वीदर्ड मिनरल. ये क्या है, एक अनकंसोलिडेटेड. अनकंसोलिडेटेड मतलब हो गया एक तरह से बिखरा हुआ, है ना, सॉइल से टूट कर बिखर गया टाइप्स. तो ये बिखरा हुआ एंड मोर एंड लेस केमिकली वीदर्ड. इसकी केमिकल विदरिंग हो सकता है हो चुकी हो सकता है ना भी हुई भी हो, है ना. मोस्टली केसेस के अंदर नहीं हुई भी. तो मोर और लेस वीदर्ड मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर, है ना. ये मिनरल्स भी हो सकते हैं या ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकते हैं. फ्रॉम विच सॉइल इज डेवलप्ड, जिससे सॉइल बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अच्छा, बाय पीडोजेनिक प्रोसेस, तब उसे हम क्या कह देते हैं, पेरेंट मटेरियल कह देते हैं. तो पीडोजेनिक प्रोसेस से जो बन रहा है उसे हम सॉइल कह रहे हैं. सॉइल तब कह देते हैं हम सॉइल को, मतलब इस पेरेंट मटेरियल को, जब उसके अंदर होरिजन्स बन जाते हैं, या जिसे हमने कहा था अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं सॉइल प्रोफाइल की, है ना. तो कहने का मतलब ये हो गया कि तब उसे हम पेरेंट मटेरियल, तब उसे हम सॉइल कंसिडर करते हैं, है ना. तो अब देखिए, द सी होरिजन इन द सॉइल प्रोफाइल इज रेफर्ड एज PM. मतलब क्या हुआ, द सी होरिजन. सी होरिजन आप जानते होंगे कि सॉइल प्रोफाइल में A, B, C, है ना, इस तरह से अलग अलग होरिजन्स होते हैं. तो उसमें जो सी होरिजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट मटेरियल के रूप में कंसिडर करते हैं, है ना. तो इस लाइन को आप अच्छे से याद रखें कि द सी होरिजन इन द सॉइल प्रोफाइल इज रेफर्ड एज PM. PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, ऑफ कोर्स नॉट, है ना, पेरेंट मटेरियल. तो ये क्या हो गया, पेरेंट मटेरियल को हम सी होरिजन के रूप में कंसिडर करते हैं, इसे आप याद रखेंगे. तो जेनी डिफाइंस पेरेंट मटेरियल एज द इनिशियल स्टेज ऑफ सॉइल सिस्टम. यानी फिर से आगे इन्होंने क्या कह रहे हैं कि अब पेरेंट मटेरियल जो है उसे इनिशियल स्टेज माना जाता है. किसका, इनिशियल मतलब शुरुआती अवस्था कह सकते हैं, एकदम शुरुआत की जो स्टेज है उसे माना जाता है ऑफ सॉइल सिस्टम, या हम कह सकते हैं वीदरिंग. वीदरिंग की 5 मेन स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेजेस होती हैं. तो उसमें सबसे पहली स्टेज जो होती है वो पेरेंट मटेरियल होती है. अब सबसे पहली ये होती है, तो बाकी की 4 क्या होती हैं, बाकी की 4 यहाँ लिखी हैं. इन चारों क्या, इन 5 को आप अच्छे से याद रखें, एक सीक्वेंस के साथ में याद रखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली स्टेज जो आपको समझ आई गई, इनिशियल स्टेज, जहाँ काम शुरू हुआ है ना, एक तरह से या कह सकते हैं जो शुरू भी नहीं हुआ है इवन, तो उसे हम कह रहे हैं पेरेंट मटेरियल. पेरेंट मटेरियल या अनवीदर्ड रॉक, है ना, अनवीदर्ड रॉक जिसकी वीदरिंग नहीं हुई है टाइप्स, तो उसे हम एक तरह से पेरेंट मटेरियल कह रहे हैं. अब पेरेंट मटेरियल जो इनिशियल स्टेज है, उसके बाद की जो स्टेज है वो है जुवेनाइन स्टेज, उसके बाद है विराइल स्टेज, उसके बाद है सेनाइट स्टेज, और लास्ट में है फाइनल स्टेज. पहली इनिशियल स्टेज और लास्ट वाली फाइनल स्टेज तो आपको समझ आता है कि ये तो फिक्स है, सबसे पहले शुरुआत और लास्ट में खत्म, मतलब फाइनल. बीच के 3 वर्ड्स भी अच्छे से याद रखने हैं. सेकंड पे है जुवेनाइन, विराइल और सेनाइट. जुवेनाइन का मतलब क्या होगा, जुवेनाइल जिसको हम कह रहे हैं उसमें स्टार्टिंग ऑफ विदरिंग, विदरिंग की शुरुआत हो जाती है जब, तो उस स्टेज को हम जुवेनाइल स्टेज कहते हैं. और जब शुरुआत के बाद सबसे पहले ससेप्टिबल मिनरल्स जो होते हैं, ससेप्टिबल टू विदरिंग, जिनकी विदरिंग आसानी से हो सकती है, वो ऑफकोर्स पहले विदर्ड होंगे. तो जिनकी विदरिंग आसानी से हो जाती है, हो चुकी होती है, तो उस कंडीशन को हम विराइल स्टेज कह सकते हैं.
अब जब ससेप्टेबल मिनरल्स जो थे, ससेप्टेबल किसके लिए, विदरिंग के लिए, उनकी विदरिंग हो गई तो उसके बाद किसका नंबर आएगा, जो जिनकी विदरिंग आसानी से नहीं होती है, मतलब हार्ड होते हैं जो, है ना, तो उनकी बात करें तो वो सेनाइट स्टेज के अंदर आते हैं। सेनाइट का मतलब क्या हो गया कि इनकी विदरिंग जो है, विदरिंग ऑफ रेजिस्टेंट मिनरल्स, जो रेजिस्टेंट होते हैं विदरिंग के लिए मिनरल्स, उनकी विदरिंग हो जाती है इसमें। और लास्ट में फाइनल स्टेज जब विदरिंग कंप्लीट हो जाती है, आगे बात समझे, विदरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होंगे और इससे वो किस में बदल जाएगा, सॉइल में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि विदरिंग की भी 5 स्टेजेस होती हैं, इनका सीक्वेंस जो होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ में पेरेंट मटेरियल क्या होता है, ये डेफिनेशन याद नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन सी ओरिजिन जो है उसको अच्छे से याद रखना है। और साथ में इनिशियल स्टेज कहा गया है ऐसे किसकी, तो हम देख रहे हैं विदरिंग की। ओके, तो इन बातों को आप अच्छे से याद रखें। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जानेंगे कि पेरेंट मटेरियल जो होता है उसकी क्या अलग अलग टाइप्स हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं पेरेंट मटेरियल की क्लासिफिकेशन के बारे में। पेरेंट मटेरियल को मेन 2 पार्ट्स के अंदर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि है सेडेंट्री और दूसरा है ट्रांसपोर्टेड। सेडेंट्री का क्या मतलब हुआ, सेडेंट्री का मतलब एक तरह से रेजिडुअल भी जिसे हम कहते हैं, सेडेंट्री या रेजिडुअल मतलब कोई पेरेंट मटेरियल जिस रॉक से बना है, जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, वो वहीं पे ही अगर बैठा है अभी, मतलब वहीं पे ही है अगर वो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, सेडेंट्री कह देते हैं। मतलब स्टिल एट ओरिजिन साइट, मतलब अभी भी वो ओरिजिन साइट पर ही है, तब उसे हम क्या कह देते हैं, सेडेंट्री या रेजिडुअल कह देते हैं। जबकि दूसरा जो है वो आप समझ गए, जो ट्रांसपोर्टेड है, ट्रांसपोर्टेड मतलब जो अलग अलग एजेंट्स से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच चुका है, यानी ट्रांसपोर्टेड बाय वेरियस एजेंट्स। व्हाट आर दोज एजेंट्स, तो दीज आर दोज 4 एजेंट्स, यानी हम कह रहे हैं कि वाटर, विंड, ग्रेविटी और आइस, है ना, पानी से इधर से उधर हो जाए, या विंड हवा से, ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण से, या हम देख सकते हैं आइस, आइस यानी क्या कह सकते हैं हम, बर्फ या ग्लेशियर्स भी जिसे हम कह सकते हैं। देखिए इनके जो हम देख रहे हैं यहाँ मैंने टेबल के रूप में आपको रिप्रेजेंट किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कौन है, डिपॉजिटेड इन या डिपॉजिटेड बाय, कि पानी है तो पानी में भी 3 टाइप हो गए ना, या तो नदी में डिपॉजिट हो रहे हैं, या लेक यानी झील में हो रहे हैं, या हम देख रहे हैं ओशियन या सी मतलब समुद्र में हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ मटेरियल कहाँ जाके किसके थ्रू डिपॉजिट होने वाला है ना, तो हम देख रहे हैं रिवर, लेक, या हम देख रहे हैं ओशियन या सी से। तो जब रिवर से हम देख रहे हैं पेरेंट मटेरियल जो डिपॉजिट होता है, या पेरेंट मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तब रिवर से जाता है तब उसे हम एलुवियम कहते हैं, है ना। एलुवियल सॉइल आपने सुना होगा, जलोढ़ मृदा जिसे हम कह देते हैं, है ना। तो वो क्या है, सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर जिसका अगर परसेंटेज है तो वो एलुवियल ही है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो रिवर है उसका नाम आपको याद रखना है, एलुवियम है। अब ये एलुवियम जो पेरेंट मटेरियल है, इसे भी हम 3 तरह से क्लासीफाई कर देते हैं। वैसे ये आगे का 3 और क्लासीफाई करना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल अगर आप आगे नोट्स में पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत ना हो उस टाइप्स। तो हम देखें कि एलुवियम जो है उसको हम फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन मतलब जो बाढ़ आने से हम देख रहे हैं आसपास के एरिया के अंदर पानी भर जाए, या उससे जो हम देख रहे हैं सॉइल वगैरह डेवलप हो, एरिया पेरेंट मटेरियल वगैरह डेवलप हो, तो उस कंडीशन में उसे हम फ्लड प्लेन कह देते हैं। एलुवियन फैन, एलुवियन फैन का मतलब ये हो गया कि जब किसी जगह से हम देख रहे हैं पानी जो है एक तरह से फैन यानी एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसे हम एलुवियल फैन कह देते हैं। डेल्टा प्रॉपर्टीज़, नदी जब फटती है तो आप भी जानते हैं तब उस जगह को हम डेल्टा कह देते हैं। तो डेल्टा वाली जगह पे जो पेरेंट मटेरियल बन रहा है उसको डेल्टा डिपॉजिट्स कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये एलुवियम को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन एलुवियम है क्या, तो वो रिवर के लिए टर्म इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। लेक के अंदर हो रहा है तो उसे लोकस्ट्राइन कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओशियन या सी के अंदर हो रहा है तो उसे मैराइन कहते हैं। मैराइन वाटर तो इजीली याद रहता है कि मैराइन मतलब सी, है। विंड का भी देखो अच्छा जो नाम है वो याद रखना ज़रूरी है कि विंड्स जो है उसके अंदर हम देख रहे हैं अगर सैंड डिपॉजिट हो रही है, सैंड सिल्ट क्ले होता है ना, उसमें सैंड अगर हो रही है तो उसमें हम उसे एओलियन कहेंगे। एओलियन जो हम कह रहे हैं ये टर्म सैंड के लिए यूज़ करनी है, याद रखनी है। और सिल्ट और क्ले जो है उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है लोइस, सिल्ट और क्ले के लिए लोइस टर्म यूज़ की जाती है, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे आप। ड्यून्स वर्ड भी यूज़ कर देते हैं कभी कभी, ड्यून्स मतलब तो वो दोहरे बनते हैं ना, तो उसको ही बोलते हैं सैंड ड्यून्स, आप जानते होंगे। लेकिन मेन क्वेश्चन इन पे आता है एओलियन और लोइस पे। और हम देख रहे हैं ग्रेविटी मतलब स्लोप वगैरह अगर किसी जगह पे है, वहाँ से मिट्टी उड़क के ग्रेविटी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसे हम
कोलुवियम कहेंगे। उस पेरेंट मटेरियल को क्या कहेंगे? कोलुवियम कहेंगे। और एट लास्ट आइस की वजह से हो रही है तो उसे टिल, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ड, लेकिन मोरेन ये इंपॉर्टेंट है ना। टिल या मोरेन उसे कह सकते हैं, टिल या मोरेन कह सकते हैं। ये मोरेन है, ये मेराइन है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एग्जाम में आए तो आप सही टिक करेंगे उसे। तो ये मोरेन हो गया, है ना। तो इस तरह से ये जो मेन हम देख रहे हैं एजेंट्स हैं और इनके जो डिपॉजिट्स के नाम हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ICAR एग्जामिनेशंस और साथ में अलग अलग जो प्री PG के एग्जाम्स होते हैं उनमें कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने जाना पेरेंट मटेरियल के बारे में। अब इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम और भी जो एजेंट्स हैं या हम देख रहे हैं और भी जो फैक्टर्स हैं, है ना, क्लोरपिट के अंदर। अभी तो हमने सिर्फ पी को पकड़ा है, अब Cl मतलब ClO, क्लाइमेट, ऑर्गेनिजम्स, रिलीफ और टाइम जो है उनके बारे में भी आने वाले वीडियो के अंदर हम अच्छे से बात करने वाले हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है उसकी एक PDF फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं जिनके अंदर हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस की और भी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं, तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जानते हैं कि जो इंसान ICAR एग्जामिनेशन या कोई और PG एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आई होप आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा ही, साथ में इस चैनल की और भी जो वीडियोस हैं यूट्यूब आपको रेगुलरली रिकमेंड करता रहेगा, तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। और साथ में एक लास्ट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप जनरल एग्रीकल्चर के नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं जनरल एग्रीकल्चर की कुछ फैक्ट्स वगैरह आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो आप उन्हें उसके के लिए आप हमसे वहाँ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। एट लास्ट इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।